चलिए नया टॉपिक आज शुरू करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इस नाम से ही मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे हमें पता है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो ये सारी चीज़ें हमेशा अपना फैसिनेशन रहा है ह्यूमन बींग्स का, पहले से ही। मतलब ऐसा कोई एक टाइमलाइन नहीं है। जैसे एंशियंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स देखेंगे तो वो हमेशा प्लैनेट्स की मूवमेंट, स्टार की पोजीशंस, है ना, इससे ही अपना कैलेंडर बनाकर लोगों को पेश करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस टाइम इमेमोरियल, है ना, कि हमको ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट डेट कहाँ से है, लेकिन जो ये ब्रिलियंट वर्क है इस फील्ड में, इंडिया में भी आर्यभट्टा, जो फर्स्ट पर्सन जो बोला जाता है इनको कि इन्होंने प्लैनेट्स का, अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, इसके बारे में बताया था आर्यभट्टा साहब ने। ठीक है, तो इंडिया में एस्ट्रोलॉजी तो कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं हर सिटी में कोई ना कोई ज्योतिष होता है जो आपके ग्रह के अनुमान बता सकते हैं। ठीक है, जस्ट बाय स्टडिंग इट। उसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं आजकल, तो ये कोई नई बात नहीं है। पर सबसे पहला जो साइंटिफिक इसका डेटा जो एनालिसिस कर रहे थे वो एक डैनिश एस्ट्रोनॉमर थे। उनका नाम था टाइको ब्राहे। ठीक है, ये बात है 1946 से लेके से 1601 तक। तो टाइको ब्राहे भाई साहब ये प्रॉपर तरीके से प्लानिटरी मोशन को इंटरप्रेट कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। और उनकी डिटेल स्टडी, है ना, उनके ही एक स्टूडेंट ने कंप्लीट की। इनकी डेथ के बाद, टाइको ब्राहे की डेथ हो गई, और उनकी जो पूरी डिटेल स्टडी थी जिस इंसान ने की, उनका नाम है जोहान्स केपलर। क्या नाम है इनका? जोहान्स केपलर। तो प्लानिटरी मोशन में हम जितने भी चीज़ें मैक्सिमम पढ़ते हैं तो हमने केपलर्स के लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशंस भी पढ़े हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे बड़ा नाम, जब भी हम ग्रेविटेशन ये वर्ड सुनते हैं, सबसे बड़ा नाम हमारे पास आता है ग्रेविटेशन वर्ड जब भी हम सुनते हैं, दैट इज फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की बात आती है, और फोर्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? सर आइजैक न्यूटन का। तो बिना न्यूटन को कंसिडर किए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई, जहाँ पे न्यूटन साहब, है ना, ने ये सोचा कि एप्पल गिर रहा है, सपोज ये ज़मीन है, ठीक है, इसके ऊपर एप्पल का ट्री है, तो ये एप्पल जो लगे हुए हैं ये नीचे गिरेंगे। तो ऐसा कोई फोर्स है ज़मीन के अंदर जो, जैसे मैंने जूम करके निकाला है, ये पेड़ है सपोज, तो ये जो एप्पल है या कोई भी फ्रूट है वो ज़मीन के नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, या साइडवेज क्यों नहीं गिरता? कि कोई तो एक फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस पे बेस्ड बात है, हमको पता है। पर पहले के ज़माने में लोग ऐसा सोचते थे कि यार अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे फेंकूंगा तो एक किसी पॉइंट के बाद वो सडनली नीचे गिर जाएगी, मतलब ऐसा पाथ नहीं लेगी जो ये ट्रैजेक्टरी लेता है ऑब्जेक्ट। अभी हमें पता है कि जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, तो एक प्रॉपर पाथ फॉलो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब यहाँ से आप फेंकोगे तो प्रॉपर ऐसा जाएगा। तो पहले ऐसा सोचते थे लोग कि अगर मैं कोई चीज़ ऐसे फेंकूंगा तो सडनली नीचे गिर जाएगी, सडनली नीचे गिर जाएगी, ऐसे फ्री फॉल हो जाएगा उसका, ऐसा सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें। तो force of attraction between any two particles in universe is called as gravitation या gravitational force। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब किसी भी मास के बीच में पार्टिकल्स, एनी टू पार्टिकल्स बोला है, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक मास, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में भी हो सकता है। जैसे अर्थ है और उसके अराउंड मून घूमता है, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट। तो मून और अर्थ के बीच में भी, ये मून है और ये अर्थ है, इसके बीच में भी जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये अर्थ था और ये एप्पल का ट्री है। तो एप्पल जो गिरता है, ये एप्पल और ये अर्थ के बीच में भी जो फोर्स है दैट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हम घिरे हुए हैं, आजू बाजू हर जगह हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है। तो जैसे ही हमारे पास जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स हमने देखा सर्कुलर मोशन में जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर। तो अर्थ के, तो यहाँ पर जो भी सर्कुलर पाथ में घूम रही है बॉडी, उसके टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो न्यूटन ने हमें ये बताया कि फोर्स बिटवीन मासेस कैसे दिया जाता है मैथमेटिकली, इसको कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम बोलते हैं कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, ठीक है, with a force which is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to square of distance between them। तो ये मैथमेटिकली हमने उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया। मैथमेटिकली कैसे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे हमने रिड्यूस किया। तो पहली बात तो ये कि न्यूटन को ये आइडिया आया कैसे। तो ये बोला जाता है कि दिस वाज द थॉट एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है, थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, आप बस सोचते हो उसके बारे में, इमेजिनेशन करते हो और कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही न्यूटन भाई साहब के साथ हुआ कि उन्होंने इमेजिन किया कि सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट फेंकूँ तो वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को साइड वाइज फेंकूँ, बाजू में फेंकूँ, तो क्या हो जाएगा, वो पहले ऐसे आके गिरेगा यहाँ पर, फिर और ज़ोर से फेंकूंगा, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा दूर होगी तो वो यहाँ आके गिरेगा, और ज़्यादा दूर से फेंकूंगा तो यहाँ आके गिरेगा। ऐसा करते करते अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से इसको फेंकता हूँ तो ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड, क्योंकि जब भी ये इसके ऊपर गिरने की कोशिश करेगा, ये जो अर्थ है हमारा, ये घूमने लग जाएगा। मतलब ये घूमता ही है ना, ये इसका खुद का भी रोटेशन है और ये भी रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। तो दिस वाज द थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन, जिससे उन्होंने, हम बोलते हैं ज़मीन और आसमान को एक कर दिया। ज़मीन मतलब हमारा अर्थ पे जो गिरने वाली चीज़ है वो, और जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं अराउंड द अदर ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं अराउंड द सन बीच में है, प्लैनेट्स आजू बाजू में घूम रहे हैं, ठीक है। वैसे ही प्लैनेट के आजू बाजू में सैटेलाइट घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे मून घूम रहा है यहाँ पे, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों को अकर होने के लिए। मतलब इन सारी चीज़ों को जो फोर्स मिल रहा है, जो रीज़न है इसके पीछे का, है ना, ये सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली कैसे डिड्यूस करें, तो कोई भी दो मास ले लो आप, ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास तक एक लाइन जोड़ दो आप, और उसके बीच का डिस्टेंस है r, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। तो अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बोल देंगे हम लोग, ये मास और ये मास, है ना। ये कुछ प्रैक्टिकल एविडेंसेस के बेसिस पे न्यूटन ने मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है इसका, कि जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो d मानो या r मानो, ठीक है। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लो आप, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। ठीक है, हाँ, पर जो फोर्स होगा तो उसका डायरेक्शन जो होगा दैट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। मतलब इन दोनों के बीच का जो लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है, जो डिस्टेंस हम लोग बना रहे हैं इनके बीच में, उसी के अलोंग फोर्स लगेगा। तो ये M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है और M2 M1 पे फोर्स लगा रहा है हमेशा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर एरोस दिए गए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। ठीक है, वो प्रोपोर्शनलिटी साइन ऐसा बना लेना आप लोग। ठीक, तो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसको साथ में लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये वाला। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाता है वहाँ पे इक्वल टू साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट है हमारा, क्या कांस्टेंट है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। जी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल, है ना, कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्चुअली कैवेंडिश नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। प्रैक्टिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके उन्होंने, तो हम ये इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि ये पूरे यूनिवर्स में कितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस अगर आपको पता है, उनका अगर मास आपको पता है, ठीक है, तो उनके बीच का जो फोर्स कितना लगेगा ये हम बता पाएंगे। तो ये है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा, और ये जो चौथी चीज़ है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आई है सब कुछ चीज़ें? तो प्लीज़ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडीज डज नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। पहली बात तो ये कि इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब ये अर्थ है और ये मून है, इनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, पर ये जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड अपना मून, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। जो एक्शन हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्शन एट अ डिस्टेंस, तो दूर ही हो रहा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्टैक्ट में रहे। तो ये एक्शन एट अ डिस्टेंस की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज वेरीज प्रोपोर्शनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है मैं बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। जैसे सन रेज है, सपोज किसी भी चीज़ में जनरलाइज तरीके से बताता हूँ। सूर्य की किरणें निकल रही है, ठीक है, चारों दिशाओं में, और यहाँ पे कोई एक पर्दा है जो परपेंडिकुलर है सूरज की किरणों से। तो सपोज यहाँ पर सिर्फ दो रेज इसको पेनिट्रेट कर पा रही है, क्योंकि बाकी की रेज बाहर निकल जाएंगी, दूर निकल जाएगी, या ऐसे दूर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये अगर चार रेस को तुमको कैप्चर करना है तो इसका स्क्वायर यहां पर लगेगा। जैसे जैसे अब दो रेस कर पाए या ये एरिया, तो अब चार रेस को अगर हमें पकड़ना है तो इससे इसका
डबल मतलब इसका स्क्वायर एरिया होना चाहिए यहाँ पे, इस इन रेस को कैप्चर करने के लिए, 4 रेस को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है कि जितना तुम दूर जाओगे उतना फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। इन जनरल टर्म्स हम लोग बोल रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हम बोल रहे हैं कि इनवर्स स्क्वायर फोर्स लग रहा है वहां पे, क्योंकि जितना दूर जाओगे उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा स्क्वायर के टर्म्स में। तो ये मैथमेटिकली हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये था, फर्स्ट ये था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन चीज, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ए ने बी पे फोर्स लगाया उतना ही फोर्स बी ने ए पे लगाया, तो ऑब्जेक्ट ए अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बी विथ फोर्स F1, तो ये इसने इधर अट्रैक्ट किया इसको, एंड ऑब्जेक्ट बी अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट ए विथ फोर्स F2। तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। तो हमने एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा देखा है कि दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। तो ये एक साथ ए ने जब इसको अट्रैक्ट किया, उसी समय एट द सेम मोमेंट बी ने ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब तुम ये बोलोगे कि सर ये अर्थ है और ये मून है, तो मून को अर्थ ने खींचा, मतलब एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, और उसी समय मून ने भी अर्थ को खींचा। ठीक है, तो इन दोनों का फोर्स क्या सेम होगा? हाँ बिल्कुल सेम होगा। समझ में आया क्या? क्योंकि एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही होता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली स्टडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और हम कभी कभी इसको इग्नोर कर देते हैं। देन एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे हम जो फॉर्मूला है हमारा F फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो ये G की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, इधर पुश कर देंगे तो ये आ जाएगा F डी स्क्वायर बाय m1 m2। ठीक है, तो ये है आपका एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब द वैल्यू ऑफ G, तो ये प्रैक्टिकल एविडेंसेस से हमने ये वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकाली, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन देखो ना, यहाँ से यूनिट आ रहा है, यहाँ से देखो ऐसा यूनिट क्या आएगा कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लिख दिया। इसका डिस्टेंस का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और मासेस का यूनिट है केजी इंटू केजी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये क्या है आपका? ये यूनिट बन जाएगा आपका। तो आ जाएगा आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। ठीक है, और उसी का CGS फॉर्म में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। द वैल्यू ऑफ G इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बात याद रखो आप। ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ G इज डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी बाय सर हेनरी कैवेंडिश। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको बोला था टॉर्सियन बैलेंस, मतलब ऐसा
बैलेंस मतलब कैसा होता है अपना, किलो काटा, है ना, वेइंग बैलेंस होता है ना जो दुकान में जाते हो आप। तो टॉर्सियन बैलेंस भी कुछ ऐसी तरह का ये था कि अगर दो मासेस को इस तरह से अरेंज किया था कैवेंडिश भाई साहब ने कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट कितना हो रहा है वो देखने थे उनको। ठीक है, तो ये घर पे भी आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, आलू से, प्याज से। ठीक है, तो किसी भी दो मासेस को लेके उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितने दूर जाके वो शांत होते हैं या कितने पास आके वो रुक जाते हैं, कितना ग्रेविटेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है उनके बीच में, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें। फिर द वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, ये बहुत बड़ा क्लेम था, उन्होंने एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से किया, बहुत ही जनरलाइज वे में उनको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए। एंड सिंस द वैल्यू ऑफ जी इज़ वेरी स्मॉल, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक फोर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर दो लोग, मतलब दो मासेस है और उनके बीच का कोई डिस्टेंस है, तो ऐसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके खींचे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हमारे आजू बाजू में इस फोर्स को, है ना। हाँ, कोई चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तब हमें समझ में आता है कि नहीं अर्थ खींच रही है उसको, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स, हम बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम जैसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे करंट लगता है आपको, झटका लगता है, वो थोड़ा पावरफुल फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है। या न्यूक्लियर फोर्स, अगर कोई न्यूक्लियर एनर्जी का कुछ गड़बड़ हो जाए और कुछ ब्लास्ट हो जाए तो वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत कम मास में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो कंपेरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, क्योंकि जी की वैल्यू कम है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हम लोग उसकी नहीं फील कर पाते। ठीक है, देन ग्रेविटी क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सपोज मून के ऊपर आप चले गए और वहाँ पर जो ग्रेविटी होगी वो मून की ग्रेविटी होगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे अर्थ पे रहते हैं हम लोग, इसलिए अर्थ की जो ग्रेविटी होगी वो हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ऑफ द मून। तो प्लैनेट की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, बचपन में पढ़ी है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि इक्लिप्स में, लूनार इक्लिप्स, इसमें है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा प्ले करता है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल गए हैं, तो प्लीज़ आप इनको पढ़िए और थोड़ा सा नॉलेज अपना बढ़ाइए। ठीक है, तो अभी हम बेसिक जो न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारा बेसिक एक फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एट 1 मीटर अपार्ट, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg, तो दो बॉडीज है, इसका मास 1 kg है, दूसरी बॉडी का भी मास 1 kg है। ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। ठीक है ना, तो फोर्स कितना होगा उसके बीच में, तो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इंटू मास की वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन आर की वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर। ठीक है, तो आप 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन विल बी योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल है ये। तो आप इस बेसिक से फॉर्मूला को, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से यूज करके आप निकाल सकते हो। देन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपको, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखो ये अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस r होगा। ठीक है, और यहाँ पर
ये बॉडी रखी गई है, यहाँ पर एक बॉडी रखी गई, इसका मास है 1 kg। तो ऐसा डायरेक्टली आपको पूछ लेते हैं, क्योंकि आपको अर्थ का मास कितना है ये पता होना चाहिए। तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg। बहुत ज़्यादा मास है, बहुत बड़ा है अर्थ, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। और फिर रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप वैल्यूज पुट कर लो, क्योंकि देखो ये अगर अर्थ है, ये अगर अर्थ है और ये अगर ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो आर ही होगा ना, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस लेते। तो अगर यहाँ होता है ये ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस इसके सेंटर से यहाँ तक होता है, इतना बड़ा डिस्टेंस होता है ये d, ठीक है। लेकिन अब वो अर्थ के सरफेस पे ही है, हेल्ड ऑन अर्थ सरफेस बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे होने की वजह से अर्थ अगर यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑलमोस्ट r है, क्योंकि अर्थ का डिस्टेंस बहुत बड़ा है और ये 1 kg जो बॉडी है उसका डिस्टेंस होगा ही कितना, मीटर्स में होगा कुछ, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वैल्यूज रखो। द रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है। और ये फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 9.8 न्यूटन क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ट्राई करो, सॉल्व करो इसको, और आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप एक बार बुक में ट्राई करो इसको, ठीक है। तो ये M1 M2 दैट इज 40 किलोमीटर्स, ठीक है। $40 किलोमीटर्स दिया हुआ है, सॉरी किलोमीटर्स क्या बोल रहा हूँ मैं, 40 kgs दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक इज 40 kg, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स लाइंग 1 मीटर अपार्ट, तो दो मासेस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, दो मासेस है, उनका मास दिया हुआ है 40 kg 40 kg, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R², सिंपल सी बात है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, M1 M2 की दैट इज 40 40, डिस्टेंस है 1 मीटर, और G की वैल्यू तो हमको पता ही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हो गया है नीचे कि डिस्टेंस इज 1 मीटर, एक्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और F, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा, इस चैप्टर में आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, तो आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि हर बार आपको 6.67 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो।